इस समय कहाँ है अंडरवर्ल्ड के डॉन वाले वीडियो के अब तक हम 3 पार्ट बना चुके हैं। इसके पहले पार्ट में हमने आपको एजाज लकड़ावाला, अबू सलेम, छोटा राजन, रवि पुजारी और अश्विन नई की कहानी सुनाए थे। वहीं दूसरे भाग में आप छोटा शकील, अरुण गबली और डीके राव की कहानी सुने थे। इसके बाद इसी सीरीज के तीसरे भाग में आप टाइगर मेमन, अमर नाइक और बड़ा राजन की कहानी सुने थे। अब इसी सीरीज के अगले पार्ट यानी कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और कहानी को। आज की कहानी भी पिछले 3 भागों के जैसे ही दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं वांग्या उर्फ अनिल परब से। साल 1964 में अनिल परब का जन्म हुआ था। वह कभी बेसिक एजुकेशन से ज़्यादा आगे बढ़ा ही नहीं, सिर्फ 7वीं क्लास तक की एजुकेशन लेकर वह छोड़ दिया। उनके फादर मिल में काम करते थे और यह खुद आवारागर्दी करता था। उस समय मुंबई अंडरवर्ल्ड का चकाचौंध नए लड़कों को बहुत जल्दी अपनी ओर खींचता था। अनिल भी अब मुंबई अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन चुका था। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अनिल परब को वांग्या नाम से बुलाया जाता था क्योंकि उसका शरीर बैंगन के जैसा नाटा और मोटा था। मराठी में बैंगन को वांग बोलते हैं, जिसकी वजह से गैंग में वह वांग्या के नाम से विख्यात हो गया। धीरे धीरे अनिल परब अशोक जोशी गैंग का हिस्सा हो गया। शुरुआती दौर में अशोक जोशी और दाऊद इब्राहिम साथ में काम करते थे, इसीलिए बम्बई में उसकी साख बनी हुई थी। तारीख 6 जून साल 1984। इस दिन अंधेरी की एक अदालत में सुनवाई चल रही थी, जिसमें कांजूर मार्ग का बिजनेसमैन हंसराज शाह मर्डर के एक केस में अशोक जोशी के खिलाफ गवाही देने वाला था। अगर उस दिन यह गवाही हो जाती तो बम्बई पुलिस अशोक जोशी के पीछे पड़ जाती। हुआ यह था कि हंसराज शाह का भाई नानजी शाह, जो कांग्रेस का वर्कर था, उसकी साल 1983 में हत्या हो गई थी। इसी केस में हंसराज ने अशोक जोशी को टेस्टिफाई किया था, इसीलिए अशोक जोशी ने अपनी चाल चल दी और अब वांग्या यानी कि अनिल परब का काम शुरू हो चुका था। इस समय दोपहर के 2:10 हो रहे थे। सुनवाई चल रहे कोर्ट में अनिल परब घुसता है और विटनेस बॉक्स में खड़े हंसराज शाह पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच जाती है और हंसराज शाह वहीं घायल होकर गिर पड़ता है। पुलिस वांग्या को अरेस्ट कर लेती है और बाद में अस्पताल जाकर हंसराज शाह बच जाते हैं। वांग्या पर आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलता है, लेकिन साल 1985 में वह बेल पर जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वांग्या का हौसला और ज़्यादा बुलंद हो गया था और अब वह इससे भी बड़ा काम करने की सोच रहा था। लेकिन अब बम्बई अंडरवर्ल्ड का समीकरण बदल चुका था। अशोक जोशी और दाऊद गैंग में अब फूट पड़ चुकी थी। कल तक एक ही थाली में खाने वाला अशोक जोशी और दाऊद इब्राहिम आज के डेट में एक दूसरे के जान के प्यासे हो चुके थे। जेल से बाहर आने के बाद वांग्या अब यह डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इधर जाएं या उधर। इसी बीच उसकी दोस्ती हुई सुनील सावंत उर्फ सौत्या से। सुनील सावंत उर्फ सौत्या दाऊद गैंग के सबसे खास शूटरों में से एक था। वांग्या और सौत्या की दोस्ती हुई और अनिल परब अब दाऊद गैंग में शामिल हो चुका था। उस समय दाऊद गैंग को बम्बई में छोटा राजन हैंडल करता था। छोटा राजन को अशोक जोशी को निपटाना था और अनिल परब को खुद को साबित करना था, क्योंकि वह अपने पहले वाले काम में फेल हुआ था। दोनों का सुई अशोक जोशी पर आकर अटक गया। छोटा राजन ने वांग्या को अशोक जोशी को मारने भेजा और वांग्या अब अपने पहले बॉस को निपटाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। सुनील सावंत उर्फ सौत्या की मदद से वांग्या ने अशोक जोशी का दिन दहाड़े ही मर्डर कर दिया, जिसके बाद दाऊद गैंग में उसकी तूती बोलने लगी और वह दाऊद का अब सबसे खास शूटर हो चुका था। अशोक जोशी के मर्डर के बाद भी वह बम्बई में ही रहा और छोटा राजन के इशारों पर काम करता रहा। उसका सिक्का जम चुका था और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर लगभग आधे दशक बाद होता है बॉम्बे ब्लास्ट। इस ब्लास्ट के बाद वांग्या भी दुबई भाग गया। ब्लास्ट के बाद जिन अपराधियों के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, उसमें अनिल परब का नाम भी शामिल था। फाइनली उसको दुबई में अरेस्ट किया गया और 20 अप्रैल 2003 को उसे भारत लाया गया। अब उसके ऊपर ब्लास्ट के मुकदमों के साथ ही साल 1984 का हंसराज वाला केस भी खुला। यह केस लंबा चला और लगभग 3 सालों के बाद नवंबर 2006 में हंसराज शाह वाले केस में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई।
इस सजा के बाद वांग्या ने कोर्ट में जज के सामने रोते हुए कहा कि मैं 3 बेटियों का पिता हूं, जिसमें से 15 साल की मेरी जुड़वा बेटी है और एक 12 साल की है। मेरी वाइफ मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। उसने आगे कहा कि मीडिया हमेशा कहती है कि मैं दाऊद गैंग के साथ काम करता हूं, लेकिन इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। मैंने कोई चोरी डकैती नहीं की है और मैं निर्दोष हूं। मुझे मेरी बेटियों का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट होता है। उसके पास सबूत थे जो अनिल परब उर्फ वांग्या को सजा देने के लिए काफ़ी थी। फाइनली 5,000 रुपये के फाइन के साथ अनिल परब उर्फ वांग्या को आजीवन कारावास की सजा मिली। उस आजीवन कारावास के बाद वांग्या को जेल हो गई। अब इस बात को 16 साल हो चुके हैं। वांग्या अभी जिंदा भी है या मर चुका है, यह बात अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। इस कहानी में अब अगला नंबर है दिलीप बुआ का। दिलीप बुआ का जन्म साल 1966 में उस समय के बम्बई के कांजूर मार्ग में हुआ था। कांजूर मार्ग घाटकोपर के पास एक सब अर्ब है। घाटकोपर शुरू से ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए सबसे मुफीद जगहों में से एक था। वहां से एक से बढ़कर एक अपराधी निकला और कई अपराधों को अंजाम दिया। इन्हीं अपराधियों के संगत में दिलीप बुआ भी आ गया और धीरे धीरे वह उस दौर का सबसे बड़ा शूटर बन गया। 80 के दशक के आखिरी सालों में दिलीप बुआ से बड़ा कोई शूटर नहीं था। दिलीप बुआ का नाम अब मुंबई अंडरवर्ल्ड के गलियों में जोर शोर से तैरने लगा था। उसकी खूबी को देखते हुए रमाभाई नाइक ने उसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया। रमाभाई नाइक सेंट्रल मुंबई का एक गैंगस्टर था जिसका उस दौर में सिक्का चलता था। रमाभाई नाइक डी कंपनी से अलग रहकर काम कर रहा था, इसलिए उसका अपना एक अलग रुतबा था। अब यहाँ पर एक दिलचस्प कहानी सुनिए। जब दिलीप बुआ डी कंपनी में था और माया डोलस अरुण गवली के साथ, तो फिर दोनों साथ कैसे आ गए? तो मेरे दोस्त, मुंबई अंडरवर्ल्ड का जाल कुछ इस तरह से बुना हुआ है कि इसका हर सिरा एक दूसरे सिरे से जाकर मिलता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आप आगे की कहानी सुनिए। माया डोलस अरुण गवली के साथ काम कर रहा था, लेकिन एक और गैंग था जिसका अक्सर मुकाबला गवली गैंग से होता रहता था। उस गैंग का नाम था अमर नाइक गैंग। माया डोलस अमर नाइक गैंग के नाक में दम किए हुआ था। लगातार गैंग वॉर हो रहे थे। अमर नाइक किसी भी कीमत पर माया को मारना चाहता था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो रहा था। फिर एक दिन अरुण गवली गैंग और अमर नाइक गैंग में सेटलमेंट हो गया। इसके बदले में अमर नाइक ने अरुण गवली से माया को मांगा ताकि उसका खेल खल्लास किया जा सके। गवली ने हामी भी भर दी। यहीं पर माया भागा और पहुंच गया डी कंपनी में। माया का अपना जलवा था ही और डी कंपनी में जाकर उसे दिलीप बुआ का साथ मिला। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन दोनों दुबई में जाकर बैठ गया था और बम्बई को माया और दिलीप के हाथों में सौंप दिया था। यहीं से दिलीप बुआ और माया डोलस की जोड़ी जमी। दिलीप बुआ शांत खोपड़ी का शार्प शूटर था, वहीं माया गरम खून का। बुआ किसी को भी मारने से पहले हिचकिचाता नहीं था। कहा जाता है कि भांडुप के एक बस स्टैंड पर दिलीप ने 2 लड़की को सिर्फ इसीलिए गोली मार दिया था क्योंकि वह लड़की दिलीप को देखकर हंस रही थी। माया और दिलीप अब बम्बई पर राज करना शुरू किया। उसके ऊपर डी कंपनी का हाथ था, जिससे यह काम और आसान हो रहा था। लेकिन दिक्कत तभी शुरू हो गई जब माया और बुआ ने अपने बॉस का सुनना भी बंद कर दिया। जिसके बाद होता है शूट आउट एट लोखंडवाला। इस शूट आउट में दिलीप बुआ और माया समेत कुल 6 लोग मारे जाते हैं। इस शूट आउट की कहानी हम आपको माया डोलस वाले वीडियो में बता चुके हैं, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। इस पार्ट की अब तीसरी और आखिरी कहानी है फरीद तानशाह की। फरीद तानशाह का जन्म मुंबई में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो क्राइम के रास्ते पर निकल पड़ा। 1980 के दशक का आखिरी साल। इन दिनों में मुंबई में अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से फैल चुका था। फरीद तानशाह भी इसका हिस्सा था और वह छोटा राजन के लिए काम कर रहा था। छोटा राजन के साथ काम करने का मतलब यह है कि डायरेक्टली वह दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहा था और इस तरह से फरीद तानशाह डी कंपनी का एक शूटर बन गया। इसके बाद हुआ साल 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट। इस ब्लास्ट ने बम्बई को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद अंडरवर्ल्ड में फूट पड़ गई और मुंबई अंडरवर्ल्ड कई धड़ों में बंट गया। जो फरीद पहले छोटा राजन के लिए काम करता था, वह अब राजन से अलग हो चुका था। साथ ही उसने शहर भी छोड़ दिया। अब फरीद तानशाह का अगला ठिकाना दिल्ली था। दिल्ली में रहते हुए वह मुंबई के डॉन्स के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐसी बातें पुलिस से छिपती कहाँ है।
फरीद तानशाह अब दिल्ली में पुलिस की नज़रों में था। वहाँ से वह मुंबई भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा था भरत नेपाली और विजय शेट्टी से, जो अब फरीद तानशाह का जानी दुश्मन बन चुका था, जबकि पहले यह तीनों छोटा राजन के लिए ही काम कर रहा था। इसीलिए अब फरीद तानशाह को फायदा दिखा पुलिस के साथ मिलकर काम करने में। मुंबई का वेस्टर्न सब अर्ब नाला सोपारा के एक डॉन का फरीद के साथ पहचान था। वह डॉन शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए दिल्ली गया और फरीद के पास रुका। मुंबई पुलिस की नज़र उस डॉन पर थी। वापस आने पर जब मुंबई पुलिस ने उस डॉन से पूछताछ की तो उसने फरीद के बारे में सारा राज खोल दिया। अब मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली गई और फरीद तानशाह को अरेस्ट करके मुंबई ले आई। मुंबई में फरीद तानशाह पर मुकदमा चला और उसे जेल की सजा हो गई। इस सब के बाद वह साल 2008 में जेल से जमानत पर रिहा हुआ। उस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच ने जमानत का विरोध किया था। एक ऑफिसर ने बताया कि वह गैंगस्टर था। जमानत का हमारा विरोध इस वजह से तो था ही क्योंकि हमें उसकी रिहाई के बाद गैंगवॉर का खतरा था। हमें एक और बात की आशंका थी कि फरीद का प्रतिद्वंदी गिरोह द्वारा मर्डर कर दिया जाएगा। ऑफिसर का अंदाजा सही निकला। उसकी मौत की सुपारी ली जा चुकी थी। सुपारी देने वाला था भरत नेपाली और विजय शेट्टी। फरीद की सुपारी दो कारण से ली गई। एक तो यह कि उसके मर्डर से छोटा राजन को बुरी तरह हिला देना है, क्योंकि फरीद तानशाह छोटा राजन के सबसे खास लोगों में से एक था। फरीद की दो पत्नियां हैं, इनमें से एक को छोटा राजन अपनी बहन मानता है और दूसरी वजह थी फरीद के मर्डर के बाद मुंबई के बिल्डरों से जमकर उगाही करना। उन दिनों दत्तात्रेय भाकरे नामक बिल्डर SRA के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। भाकरे भरत नेपाली को नियमित रूप से हफ्ता देता था। उस SRA प्रोजेक्ट का तिलक नगर के कुछ लोग विरोध कर रहे थे। उन्होंने उस इलाके के ही रहने वाले फरीद तानशाह से इसकी शिकायत की। फरीद ने भाकरे को धमकाया। भाकरे ने फिर भरत नेपाली से संपर्क किया। नेपाली ने विजय शेट्टी से शूटरों की व्यवस्था करने को कहा। विजय ने यूपी के डॉन जाफर अली आलम उर्फ अब्बास को कॉल किया। अब्बास ने शूटर तैयार किया और मुंबई भेजा। बाद में उसी शूटर ने साल 2010 में मुंबई के तिलक नगर स्थित फरीद तानशाह को उसी के घर में गोलियों से छलनी करके भाग गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। फरीद तानशाह के मर्डर से मुंबई में सनसनी फैल गई। उन दिनों मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ हिमांशु रॉय और एडिशनल CP देवेन भारती ने DCP निसार तांबोली और प्रॉपर्टी सेल के सीनियर इंस्पेक्टर अरुण चौहान के नेतृत्व में SIT बनाई। इस SIT को शूटरों का तो नहीं, लेकिन फरीद की सुपारी लेने वाले अब्बास के मध्य प्रदेश में होने की एक दिन टिप मिली। फरीद तानशाह हत्या में 11 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इन 11 आरोपियों में से 6 को मकोका कोर्ट ने आजीवन कारावास, जबकि 5 को 10 साल की सजा सुनाई है। तो यही थी आज की हमारी कहानी। बाकी के डॉन का वीडियो अगले भाग में। आज की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन्स का वीडियो देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।